कक्षा 11 राजनीति विज्ञान के ऑनलाइन शिक्षण में पुनः एक बार हम शिक्षण करते हैं। जैसा कि इससे पहले आपको 2 पाठ पढ़ाए गए हैं। आज जो पाठ हम पढ़ेंगे उसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव क्यों आवश्यक हैं, चुनाव क्यों किए जाते हैं और प्रतिनिधित्व क्या है। पहले इसका जो शीर्षक है उसका तात्पर्य समझ लीजिए। चुनाव का अर्थ होता है चुनना। जब जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट के माध्यम से, मत के माध्यम से चुनती है तो वो चुनाव कहलाता है। ये प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है प्रतिनिधित्व की। एक चुनाव द्वारा, जिसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, मतदान केंद्र पर जाकर के अपने पसंद के उम्मीदवार को मत देती है, और इस प्रक्रिया को हम चुनाव कहते हैं। एक दूसरा जो माध्यम है प्रतिनिधित्व का वह है मनोनीत। हमारे देश में बहुत सारे संस्थाएं ऐसे हैं जिसमें कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है। अगर हम अंग्रेजी की भाषा में इसको समझते हैं, एक इलेक्टेड है, दूसरा नॉमिनेट है। इलेक्टेड का अर्थ होता है चुनना, जिसका हम चुनाव करते हैं। नॉमिनेट का अर्थ होता है मनोनीत करना। तो चुनाव आप समझ गए होंगे, सीधे सीधे सरल शब्दों में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करना, चुनना। और प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है भागीदारी। देखो, चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि सरकार में शामिल होते हैं, तो वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इसको कहते हैं प्रतिनिधित्व। ये आपका पाठ का जो शीर्षक है उसका तात्पर्य इस प्रकार है, आपने जाना उसको। अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु में, जिसको हम बिंदुवार इसका अध्ययन करते हैं। ध्यान से सुनिए। जनता के शासन का अर्थ है सामान्य जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुनने वाले शासन से है, और ये प्रतिनिधि चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाते हैं। देखिए, हम कहते हैं जनता का शासन। जनता का शासन अर्थात प्रजातंत्र, गणतंत्र इसको कहा जाता है। इसके विपरीत जो व्यवस्था है उसको हम कहते हैं राजतंत्र। आपने इतिहास में पढ़ा है या सुना है कि राजतंत्र हुआ करता था पहले, जिसमें राजा पूरे शासन का कार्य करता था, शासन चलाने का कार्य करता था। और जब राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसका ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी में बैठता था, वो शासन चलाने का काम करता था। इसको कहते हैं वंशांग। इसमें चुनाव नहीं होता है, बल्कि ये वंश के आधार पर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसके विपरीत जो व्यवस्था है वो है प्रजातंत्र, जिसमें जनता का शासन होता है। जनता का शासन कैसे चलता है? देखिए, सारी जनता सरकार नहीं होती है, सरकार में जाकर के नहीं बैठ सकती या शासन नहीं चला सकती है, बल्कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। आप लोग अपने मत के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे अगर हम ग्राम पंचायत से लेकर के देखते हैं, पूरे भारतीय संसद तक विभिन्न चरणों में या विभिन्न स्तरों पर अलग अलग संस्थाओं के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, और वो जाकर के फिर सरकार का गठन करते हैं। इसको कहते हैं जनता का शासन। भारत में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर की। वयस्क मताधिकार क्या है? वयस्क मताधिकार का अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति को एक निश्चित आयु जो निर्धारित होती है, वोट देने का जो अधिकार है, मत देने का अधिकार है, जो
वर्ष घोषित किए गए हैं, आयु उसकी निश्चित की गई है, उसके अनुसार वो मत देने का अधिकारी होता है। और जैसे भारत में जिस व्यक्ति को 18 वर्ष हो चुके हैं वो मत देने का अधिकार रखता है, इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। अर्थात हमारे वहाँ वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो है 18 वर्ष, इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। अगला है लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, पंचायतों आदि के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। देखिए यहाँ पर दो प्रणालियां हैं, एक प्रत्यक्ष प्रणाली है, एक अप्रत्यक्ष प्रणाली है। हमारे वहाँ कुछ संस्थाओं के लिए चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होते हैं, कुछ के अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा होते हैं। जैसे हम प्रत्यक्ष प्रणाली कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रणाली का अर्थ है जिसमें सीधे जनता भाग लेती है, मतदान में भाग लेकर के अपना मत देती है और अपने प्रतिनिधियों को सीधे चुनती है, तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो जैसे हमारे वहाँ ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, इन संस्थाओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को मत दे करके सीधे चुनती हैं। और हमारे वहाँ कुछ अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा भी कुछ संस्थाओं के लिए चुनाव होते हैं। वो इस प्रकार से राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का वो अपनाया जाता है। कहने का अर्थ है कि जो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से जिन संस्थाओं के लिए हमारे देश में चुनाव होता है उनमें है नंबर 1 राज्यसभा। जैसे कि आप जानते हैं हमारी जो राष्ट्रीय संसद है उसके दो भाग हैं, दो सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, जैसे मैंने अभी बताया, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अलावा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष विधि होता है। और इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, इनका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें चुनाव की एक प्रणाली है जिसका नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो आगे जाकर के हम आपको आगे के प्रश्नों में इसको विस्तार से बताएंगे। इतना समझ लीजिए कि राज्यसभा, राज्य विधान परिषद और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव में अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जाता है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और जो जनजाति हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात में हमारी जो विधायिका है, विधायिका का मतलब समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए, हमारे वहाँ जो विधायिका है, राष्ट्रीय विधायिका को कहते हैं संसद, जो दिल्ली में स्थित है। उसकी दो सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और राज्य जो विधायिका है उसको कहते हैं विधानमंडल, जिसके हमारे देश में कुछ राज्यों में, अभी आपको आगे जाकर बताएंगे कौन कौन से राज्य वो हैं, उन राज्यों में दो सदन हैं, एक विधानसभा है, दूसरी विधान परिषद है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में दोनों सदन हैं, जैसे विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। और अन्य राज्यों में सिर्फ 6 राज्यों को छोड़ करके अन्य राज्यों में एक सदनी व्यवस्था है। एक सदनी का मतलब होता है कि जो विधायिका है उसका एक ही सदन है, जिसको हम विधानसभा कहते हैं। जैसे कि हमारे उत्तराखंड राज्य, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, यहाँ पर विधानसभा है सिर्फ। ऐसे ही देश में अन्य राज्यों में भी 6 राज्यों को छोड़ करके क्या है, विधान सभा है। देश में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था को अपनाया गया है।
तो एक सदस्यीय हमारे देश में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? इसका अर्थ यह है कि जैसे एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से एक ही प्रतिनिधि चुना जाएगा, एक ही व्यक्ति चुना जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हम लोग गंगुलियाहाट विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। हमारे विधानसभा का नाम जो है क्या है? गंगुलियाहाट है। और गंगुलियाहाट में जब विधायक का चुनाव होता है तो भले ही उसमें 8, 9, 10 जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उसमें से एक ही चुना जाता है। इसको कहते हैं एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। और जितने राज्य के लिए, राज्य विधायिका के लिए जितने सदस्य चुने जाते हैं और राज्य को उतने भागों में बांट दिया जाता है। जैसे हमारे उत्तराखंड राज्य में 70 विधायक 70 विधायक चुने जाते हैं, तो राज्य को पूरे 70 भागों में बांट दिया जाता है, 70 विधानसभा क्षेत्रों से बांट दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह निर्वाचन का प्रबंध निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के जो निर्वाचन कराने का कार्य हमारे देश में है, उसमें उसका जो इसका नियंत्रण करता है, संचालन करता है, इस प्रक्रिया को पूरा करता है, उसको कहते हैं निर्वाचन आयोग, यानी उसको चुनाव आयोग भी कहते हैं। अंग्रेजी में उसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन। तो इसका गठन हमारे देश में 1950 में हुआ था, जैसा कि आप भी जानते हैं। तो निर्वाचन आयोग का कार्य भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है उसको संपन्न कराना है। इसके अलावा संविधान के अनुसार निर्वाचन संबंधी कानून बनाने का अधिकार, देखो बहुत सारे नियम होते हैं चुनाव के, उन नियमों को कानून कहते हैं। और वो कानून बनाने का कार्य अधिकार जो है हमारी भारतीय संसद को है। इस प्रकार से आपने ये महत्वपूर्ण बिंदु समझे कि आपको अगर कहीं पर कठिन लग रहा है या आपके समझ में नहीं आया है, उसको मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका फिर से आपको उसको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, एक अच्छा, अब आते हैं प्रश्नों में। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बड़े प्रश्न हैं, इनको इस प्रकार समझिए, जरा विस्तृत रूप से समझना है इसको। पहला प्रश्न है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? इसके गुण लिखिए, इसके गुण भी लिखने हैं। वयस्क मताधिकार, जैसे पहले भी महत्वपूर्ण बिंदु में आया था, वयस्क मताधिकार का अर्थ है किसी भी देश में मतदान देने के लिए, मत देने के लिए, वोट देने के लिए एक निश्चित आयु निर्धारित की गई है। जैसे हमारे देश में 18 वर्ष, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे देश में 18 वर्ष जिस व्यक्ति को हो जाते हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, तो उसको मतदान का अधिकार है। इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। अर्थात हमारे वहाँ मतदान की दृष्टि से जो वयस्क माना जाता है वो 18 वर्ष है। इसको कहते हैं सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतदान क्या है? सार्वभौमिक मतदान का अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे कोई महिला हो पुरुष हो, चाहे किसी जाति वर्ग धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति है, उसको बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार होगा। और उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। कि इसको कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, अर्थात सभी को मतदान का अधिकार। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे देशों में मतदान का अधिकार सीमित में पाया जाता है, मात्रा में पाया जाता है। बहुत सारे देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है, पुरुषों को है।
कई देशों में वहाँ की जो व्यवस्था है उसके अनुसार दास प्रथा या दूसरे जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं उनको भी मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन हमारे देश में हमारा संविधान सार्वभौमिक मतदान की व्यवस्था करता है। इसका अर्थ यह है कि सभी लोगों को बिना भेदभाव के मत का अधिकार होगा। इसको कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार। अब इसके गुण देखिए। सार्वभौमिक मताधिकार के गुण जो है, पहला है प्रभुसत्ता का स्रोत जनता है, इसलिए सभी को समान रूप से मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। वस्तुतः मताधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है। देखिए, प्रभुसत्ता का स्रोत, प्रभुसत्ता का मतलब शासन की शक्ति। प्रभुसत्ता का अर्थ है कि शासन की शक्ति। ये जो शासन की शक्ति है, जो निर्णय लेने की शक्ति है, सरकार बनाने की शक्ति है, इसको कहते हैं प्रभुसत्ता। और प्रभुसत्ता जो है हमारे देश में वो जनता के हाथ में है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि जनता के हाथ में। जनता के हाथ में कैसे? क्योंकि हमारे देश में प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में क्या होता है कि जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता का शासन कहलाता है। अगर हम प्रजातंत्र को दूसरे रूप में कहते हैं कि जनता जो है प्रभुसत्ता है, अर्थात शासन की शक्ति जनता के हाथ में है, इसको प्रजातंत्र कहते हैं। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने भी कहा है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल, अर्थात प्रजातंत्र शासन प्रणाली जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, बाय द पीपुल। बाय द पीपुल का अर्थ होता है जनता द्वारा शासन व्यवस्था है। तो इसलिए सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाना आवश्यक है। दूसरा गुण है राज्य के कार्यों, कानूनों और नीतियों का प्रभाव सभी पर पड़ता है, इसलिए सभी को मताधिकार प्राप्त होना। देखो, जो कानून बनते हैं और राज्य के जो कार्य हैं उसका प्रभाव सारे लोगों में, सारे लोगों पर पड़ता है, सारे लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए सारे लोगों को मतदान का अधिकार होना चाहिए। सभी व्यक्ति समान हैं, सभी को अपने हितों की सुरक्षा के लिए मताधिकार मिलना चाहिए। सभी लोग समान है, हमारा संविधान समानता का अधिकार प्रदान करता है। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर विशेषाधिकार संपन्न नहीं होगा, विशेष अधिकार किसी को नहीं होंगे, बल्कि सारे लोग, चाहे वो अमीर है, गरीब है, उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति है, तो संविधान सबको समान रूप से अधिकार प्रदान करता है। इसलिए सभी लोगों को क्या होना चाहिए? मतदान का अधिकार होना चाहिए। सभी को मताधिकार मिलने से अल्पसंख्यकों को भी समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। देखो, अगर हम सभी को मतदान का अधिकार देंगे, जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है, जैसे हमारे देश में अल्पसंख्यक है, मुसलमान है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये जो है अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो अगर सबको हम मतदान का अधिकार देंगे, वो भी अपनी इच्छा अनुसार जिस व्यक्ति को चुनना चाहें चुन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा अधिकार होगा उनके लिए। क्योंकि जहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो वहाँ पर बहुसंख्यक की ही चलती या उनका इस आधिपत्य रहता, ऐसा इसलिए भी आवश्यक है। मताधिकार की दृष्टि से शिक्षा, संपत्ति तथा लिंग अनुचित भेद अनुचित है, इसलिए सभी को, देखो, मतदान की दृष्टि से शिक्षा, संपत्ति और लिंग भेद, शिक्षित व्यक्ति जिनके पास संपन्न है, जो जिनके पास संपत्ति है, धनाढ्य वर्ग है, और लिंग के आधार पर महिला और पुरुष, इसका भेद न करते हुए सभी को, चाहे उसके पास संपत्ति हो या शिक्षा न हो या फिर वो स्त्री हो पुरुष हो, दोनों को समान रूप से मतदान का अधिकार दिया गया है। वयस्क मताधिकार के आधार पर राजनीतिक जागृति उत्पन्न होती है। जब मतदान का अधिकार जनता को दिया जाता है तो व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है। तो चुनाव में भाग लेना और चुनाव
क्यों होता है, ये सारी जानकारियाँ उसको मिल जाती है, तो इससे एक राजनीतिक जागृति भी पैदा होती है। वयस्क मताधिकार राष्ट्र की एकता का प्रतीक है, ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी है। सभी नागरिक मानव होने के कारण समान है, अतः प्रत्येक को वयस्क को मताधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। लोक सत्ता की वास्तविक अभिव्यक्ति इसी में जो सबको मतदान का अधिकार जब होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये सफल प्रजातंत्र है, वास्तविक प्रजातंत्र है, तभी सही मायने में जनता की अभिव्यक्ति इसको माना जाए। 10वां है, वयस्क मताधिकार शासन की निरंकुशता पर रोक लगाने में सहायक है। देखो, मतदान का अधिकार जो है, वो जो है, जो शासन है, सरकार है, उसकी निरंकुशता का मतलब होता है डिक्टेटिव, अर्थात जो अपने मनमानी तरीके से काम करता है, किसी की नहीं सुनता है, कानून को नहीं मानता है, उसको कहते हैं निरंकुश, उसको कहते हैं निरंकुश। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी सरकार को कब सुधारा जा सकता है, इस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, जब जनता को या नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त हो। अगर कोई मनमानी करेगा, अपनी मन के चलाएगा, कानून नहीं मानेगा, संविधान को नहीं मानेगा, तो तानाशाही तरीके से कार्य करेगा, तो जनता अगली बार उसको नहीं चुनेगी, उसको वोट नहीं देगी। इसलिए ये बहुत बड़ा गुण है, इसलिए जनता को या आम नागरिक को क्या होना चाहिए, मतदान का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा होता है। तो आगे के प्रश्न अभी दूसरे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे।